नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं निखिल कुमार। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के तहत अपने पिछली क्लास में कुछ अभिक्रिया पढ़े थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय आदि अभिक्रिया पढ़ेंगे। आज अपन उससे अगले वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। अपन का टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया। आज के लिए हेडिंग डाली ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन एवं अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीकरण व अपचयन को समझने के लिए हमें 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया को है जो अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग, उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और अपचयन में जो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जैसे CO2 में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जैसे CO2 में से ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया और इसमें कार्बन में ऑक्सीजन का योग होने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। अगला है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर N+ बनाता है, और आयरन है जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Fe+2 बनाता है, और मैग्नीशियम है जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। जैसे Fe+3 है जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Fe बनाता है, और Na+ है जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर Na बनाता है। तो ये अपचयन हो गया। अगला है ऑक्सीकरणांक का बढ़ना। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ये सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है,
और ये मुक्त अवस्था में, इस अवस्था में इसमें ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, और Na+ अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया 1। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण 1 अंक बढ़ गया है। तो ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना 0 से 1 हुआ, तो मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ा। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जैसे जिंक है जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर Zn+2 बनाता है, तो ये क्या हो गया, इस अवस्था में ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, और इस अवस्था में ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। तो +2 ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई, तो ये क्या कहलाया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी होना। जैसे Na+ है जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na बनाता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, और इस अवस्था में ऑक्सीकरण अंक कितना होता है 0। तो ऑक्सीकरण अंक +1 से 0 हुआ, यानी कि कम हुआ, तो ये क्या कहलाया, तो इसमें सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, नहीं सॉरी अपचयन। ऑक्सीकरण में अंक में कमी होने से क्या हो गया, अपचयन। और अगली एक तो बिंदु है हाइड्रोजन का ये ऑक्सीकरण यहाँ लिख दीजिए, हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे SBr है जो S2 और Br2 में टूटता है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है मुक्त होकर Br2 बनता है, तो ये हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। और इस ऑप्शन को मैं ऊपर की साइड लिख देता हूँ। ऑप्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन या अवकरण। जैसे H2Cl2 है जो 2HCl का निर्माण करता है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के योग से 2HCl का निर्माण हुआ, तो ये क्या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का योग हुआ, तो ये क्या होगा, इस क्लोरीन का अपचयन हो गया। तो हमने सीखा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो है जिसमें ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, और ऑक्सीकरण अंक क्या हो, वृद्धि हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन में हमने सीखा कि ऑक्सीजन का निष्कासन
हाइड्रोजन का योग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और ऑक्सीकरण में कमी हो, वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। अगली हेडिंग डालिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया से तात्पर्य है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ में हो, वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन। इस रेडॉक्स में री है तो रिडक्शन को प्रदर्शित करता है और ऑक्स है वो ऑक्सीडेशन को, यानी कि रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण साथ साथ वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथेन का दहन करने पर इसको संतुलित करने के लिए अपन इसके आगे 2 लगा देते हैं, तो यानी कि कार्बन एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 2 4, और यहाँ भी 4, तो ये संतुलित हो गई समझे। तो इसमें ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें जो मीथेन है इसका कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? कैसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कर्षण भी हो रहा है, और इसमें जो हाइड्रोजन का योग हो रहा है तो ये क्या हो गया? अपचयन। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन के योग से जल का निर्माण होता है, तो ये ऑक्सीजन है जो अपचयित हो रहा है और मिथेन है जो ऑक्सीकृत हो रहा है। अगर इसमें अपन को पूछा जाए कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण व अपचयन हमेशा ही अभिकारक का ही होता है। ऑक्सीकरण व अपचयन हमेशा अभिकारक या क्रियाकारक का ही होता है। इस अभिक्रिया में यदि अपन को पूछा जाए कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और उदाहरण दे ऑप्शन दे रखे हो मिथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो अपन को कार्बन डाइऑक्साइड और जल है देखते ही अपन को समझ में आ जाना चाहिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीकरण ऑप्शन हमेशा ही किसका होता है? अभिकारक का ही होता है। तो ये तो उत्पाद है, और फिर अपन को देखना होता है कि किसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है या ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो रहा है, उस हिसाब से अपन ऑक्सीकरण ऑप्शन को देख सकते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। और अन्य उदाहरण देख सकते हैं
ZnCuSO4। इसमें क्या है, जिंक है जो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी। रेडॉक्स कैसे हुई, क्योंकि ये जिंक इस अवस्था में, इसमें ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीकरण अंक 0, और इस अवस्था में +2। तो यहां से इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होने से क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और इसमें इस अवस्था में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +2, और इसमें 0। तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो ये क्या हो गया, अपचयन। इस अभिक्रिया में अपन को पूछा जाए किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपन कहेंगे Zn यानी कि जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर सल्फेट का अपचयन हो रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपसायक है। ऑक्सीकारक और अपसायक को अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिसका ऑक्सीकरण हो वो तो अपसायक कहलाता है, और जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस यौगिक का अपचयन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अपचयन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया में देखा जाए तो ऑक्सीकारक कौन होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। और इसमें देखा जाए तो ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर सल्फेट। और अपसायक, अपसायक वो होता है जिसका ऑक्सीकरण हो। तो इस अभिक्रिया में देखा जाए तो अपसायक होगा वो मिथेन होगा, और इसमें अपसायक होगा वो जिंक होगा। यानी कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो अपसायक कहलाता है। इस अभिक्रिया में अपसायक जिंक और ऑक्सीकारक होगा ऑक्सीकारक, कॉपर सल्फेट। और इसमें इसमें अपसायक होगा CH4 यानी कि मेथेन, और ऑक्सीकारक ऑक्सीजन। ऐसे से समझ में आया आपको। अब अपन देखते हैं कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। अगली हेडिंग डालिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक
जीवन में उपयोग। इसमें पहली हेडिंग डालिए संसारण। संसारण में क्या होता है कि जो लोहा या कोई भी धातु जो वातावरण में उपस्थित नमी या वायु के साथ क्रिया करके उसकी क्षमता कम हो जाती है या वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, संसारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, मैंने पहले आपको बताया था लोहे पर जंग लगना। तो आप कमेंट कीजिए कि लोहे का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3NH2O। और सांदी पर काली परत का निर्माण, ये भी एक संसारण का उदाहरण है, काली परत का निर्माण। ये भी मेरे पहले बता रखा है। काली परत का निर्माण किस कारण होता है, बेसिक हाइड्रोजन सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण। काली परत का निर्माण होता है। सांदी पर हरी परत का निर्माण, सांदी पर हरी परत का निर्माण किस कारण होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के निर्माण के कारण। क्या होता है, जो कॉपर होता है जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और जल के साथ अभिक्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। और इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट के निर्माण के कारण सांदी पर जो है नीले हरे रंग की परत जमा होने लग जाती है। और सांदी पर क्या होता है, सांदी होता है जो लंबे समय बाद वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी और के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करते हैं। और सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण इस पर काली हल्की हल्की काली परत का निर्माण होने लग जाता है। और लोहा है वातावरण में उपस्थित नमी है, ऑक्सीजन है, इनके साथ अभिक्रिया करके जंगित हो जाता है। और ये जंग का रासायनिक फॉर्मूला है। और अगली हेडिंग है विकृत गंधिता। जिस प्रकार से धातु है जो अम्ल, वायु या नमी के साथ क्रिया करके खराब हो जाता है, उसी प्रकार वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है विकृत गंधिता। वो क्या करते हैं, तो वातावरण में उपस्थित वायु, नमी आदि के साथ क्रिया करके खराब हो जाते हैं या बदबू देने लग जाते हैं, वो विकृत गंधिता कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वसा युक्त खाद्य पदार्थ यानी कि तेल है, घी है, ये तो वातावरण में उपस्थित वायु या नमी के साथ क्रिया कर विकृत हो जाते हैं, यानी कि विकृत मतलब खराब हो जाते हैं। विकृत पोस्ट में लिख दीजिए, खराब हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कि तो कई दिन 3 से 8 दिन तक कोई अपने घर में सब्जी वगैरह बनी होती है तो वो पड़ी रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन जो वातावरण होता है उसमें से जो ऑक्सीजन वगैरह है उसके नमी और के साथ क्रिया करके उसके गंध और स्वाद में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है, विकृत गंधिता है। ऐसे ही अपन देखते हैं कि अचार का डिब्बा हो और उसमें तेल
कम या नहीं हो तो वो भी वातावरण में उपस्थित नमी और वायु के साथ क्रिया करके खराब हो जाता है और उस पर बुफन का निर्माण हो जाता है, यानी कि फफूंद वगैरह आ जाते हैं, उस पर क्या हो जाता है, बुफन का निर्माण होने लग जाता है, यानी कि वो विकृत हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इस विकृत गंधिता के क्या उपचार है, यानी कि बचाव के उपाय। विकृत गंधिता के बचाव या उपाय। तो अपन क्या करते हैं, विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसे वायुरोधी बर्तनों में सामान को रखना चाहिए। वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग करें। जैसे अपन देखते हैं कि अचार वगैरह होता है, ये प्लास्टिक के डिब्बों में ही अपन डाल के लाते हैं या रखते हैं, क्योंकि ये जो डिब्बे होते हैं वायुरोधी होते हैं और ये वायु के साथ क्रिया नहीं करते, इस कारण ये खराब नहीं होते। बाकी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है, स्टील के बर्तन है, ये वायुरोधी नहीं होते, इस कारण इनको अचार में डब्बे के रूप में प्रयोग नहीं लेते हैं। और अगला है जो पैकिंग पदार्थ होते हैं ना, पैकिंग युक्त पदार्थ, उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, अक्रिय नाइट्रोजन गैस का प्रवाह करवाते हैं। अक्रिय नाइट्रोजन गैस का प्रवाह। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं कि चिप्स वगैरह है, उनमें जो ये अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, इस कारण ये खराब नहीं होते हैं। और जो हवा होती है ना, वो अक्रिय नाइट्रोजन गैस ही होती है चिप्स में। आदि अपन कई उपचार कर सकते हैं विकृत गंधिता से बचाव के लिए। आज के लिए इतना ही, अगला पढ़ेंगे अपन आने वाली अगली क्लासों में। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।